Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 31. In the last lecture we discussed different techniques of software project management for monitoring and control. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि रिस्क का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, फिर रिस्क की मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाती है, मॉनिटरिंग मेथडोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं, मॉनिटरिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, सिस्टम की मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाती है, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हर सॉफ्टवेयर के डिफरेंट इश्यूज होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को हम किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं और उसकी मॉनिटरिंग के बाद उनका जो रिस्क एनालिसिस होता है वो किस तरीके से होता है और उसका रिस्क एनालिसिस हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि जिसमें रिस्क एनालिसिस और रिस्क कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि रिस्क का एनालिसिस और रिस्क का कंट्रोल किस तरीके से हो सकता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो आज है हमारा, इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट आपने, ये बेसिकली हमारे लास्ट 2 लेक्चर रह गए हैं इस कोर्स के। तो इसके अंदर हमने इससे पहले ये डिस्कस कर लिया कि एक प्रोजेक्ट की जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज से किस तरह गुजरते हैं, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स किस तरह लेते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं और वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसको मेजर करते हैं। अब बेसिकली जो नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इन प्रोजेक्ट की जो मॉनिटरिंग है, ठीक है, वो यानी ये तो हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज़ के बाद आ गए, फिर हमने डिज़ाइनिंग के फेज़ पे चले गए, बल्कि इससे भी पहले हम अपने SDLC की बात करते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स हैं, कि जो आपके डिफरेंट आपकी SDLC की टेक्निक्स हैं, कि जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, आपकी कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ हैं, उन टेक्निक्स को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, उन टेक्निक्स को आप डिप्लॉय किस तरह करते हैं, उनको मैनेज किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपनी डिस्कस की थी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। जब हमने अपना SDLC डिस्कस कर लिया, फिर हम हम चले जाते हैं डिज़ाइनिंग की फेज़ पे। आपने उसके डिज़ाइन उसको किस तरह करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं डिज़ाइनिंग के लिए, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, वो आपने डिज़ाइनिंग की तरफ चले गए। डिज़ाइनिंग के बाद हमने डिस्कस किया था कि जब आपने उसको डिज़ाइन कर लिया तो आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ किस तरह जाते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेस है और इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम लोग उसकी डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं कि सॉफ्टवेयर की जो डिप्लॉयमेंट है या जो डेवलपमेंट है वो किस फेसेस में हो रही है और किस तरह हो रही है, वो हम नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं। तो लास्ट में आपके पास टेस्टिंग है, उसके बाद आपके रिजल्ट्स हैं और क्वालिटी एश्योरेंस का है। तो ये अब बेसिकली जब आपने पूरा एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लिया, स्टार्ट किया, उसके डिफरेंट फर्दर स्टेप्स पे गए, ठीक है, और एट द एंड ऑफ डे आपने यूज़र को एक जो फाइनलाइज उसको प्रोडक्ट दी। तो अब हम यहाँ पे भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टेक्निक्स हैं और जो उसकी डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं, उन टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज़ को हम किस तरीके से लेकर मैनेज कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, और मैनेज करने और मेंटेन करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। अब जो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स कि जब आपने ये सारा पढ़ लिया, लेकिन अब इसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोल, बेसिकली जो प्रोजेक्ट का जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है कि बीइंग जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अगर किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली तभी कर सकता है, फेसेस तो उसे पता है कि मेरे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, SDLC मॉडल्स हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है, रिजल्ट्स हैं, फ्यूचर रिजल्ट्स हैं, टेस्टिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, और ठीक है ये डिफरेंट उसे पता है। लेकिन अब मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, मेथडोलॉजी कौन कौन सी है, किसी भी प्रोजेक्ट को
हम किस तरीके से कि उसकी मॉनिटरिंग किस तरह करेंगे, उसको कंट्रोल किस तरह करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो ये हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स हैं इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि मॉनिटरिंग और कंट्रोल की क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स ऑफ विजडम, ठीक है, लिविंग योर लाइफ विद ट्रूथ, happiness and peace is a choice. Choose it this way and be proud of it. Say, I have been forbidden to invoke those whom ye invoke besides Allah, saying that the clear signs have come to me from my Lord, and I have been commanded to bow in Islam. Al-Quran 40:66। ये हमारे आज के लेक्चर के वर्ड ऑफ विजडम से। सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ठीक है, किसी भी चीज़ की देखें, आपने एडमिशन लिया तो डेफिनेटली आपने BScs या MCS व्हाटसोएवर जो आप कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो एक मॉनिटरिंग उनके ध्यान में होगी कि हमारा बच्चा कितना पढ़ता है, यूनिवर्सिटी जाता है कि नहीं जाता, ठीक है, इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, इसके असाइनमेंट्स के मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्विज़ेस के मार्क्स कितने आ रहे हैं, इसके मिड टर्म के मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़े आपके रिजल्ट से कॉन्शियस होंगे कि हमारे बच्चे, तो यानी उन्होंने कोई क्राइटेरिया तो रखा होगा ना अपने बेटे के बच्चों की मॉनिटरिंग के लिए। इसी तरीके से दुनिया में हर चीज़ का, आपकी कोई भी जॉब है, आपके बैंक्स हैं, होटल्स हैं, ठीक है, आपके जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम में मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। और वो जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि जो आपकी मॉनिटरिंग है वो आप किस तरीके से करते हैं, मॉनिटरिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, मॉनिटरिंग के रूल्स क्या क्या हैं, मॉनिटरिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या हैं, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे की सारी हम किस तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आज के चैप्टर में। Have we done what we said we do? बेसिकली जो हमारे पास मॉनिटरिंग का है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, वी नीड टू नो परसेंटेज ऑफ बजट स्पेंड, ठीक है। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट किसी भी प्रोजेक्ट का जो स्कोप या जो ऑब्जेक्टिव्स या जो गोल्स हम बेस करते हैं वो हम उसके स्कोप के ऊपर करते हैं कि उसका जो स्कोप है वो क्या है, ठीक है, यानी हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने परसेंट उसका जो बजट है वो रिक्वायर्ड है। देखें, आप एक मल्टी स्टोरिंग 5 स्टार होटल डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक बजट तो होगा। आपने एक शर्ट बाय करनी है तो आपका एक बजट होगा 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, अपर लिमिट होगी आपकी, एक रेंज होगी कि जिसके अंदर आप वो बाइंग कर रहे हैं। तो जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ बजट स्पेंड है कि हम जो अपना बजट जो अपना स्पेंड कर रहे होते हैं वो हम किस तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो बजट के जो हमारे पास है कि जो आपका बजट है उसको डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, वो नीड के हमारा बजट 1 मिलियन है। हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अगेन नादरा की। तो अगर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस के ऊपर डिप्लॉय करना है और उसके रिजल्ट लेने हैं तो हमारे पास एक बजट होगा कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 10 मिलियन हमारा बजट है। तो अब डेफिनेटली हम अगर 11 तक चले जाते हैं, 12 तक, इट्स ओके, लेकिन मैं 10 मिलियन का प्रोजेक्ट अगर 20 मिलियन पे ले जाऊंगा तो इसको कोई भी बिलीव नहीं करेगा, कोई भी नहीं मानेगा। तो फर्स्ट जो आपका कंस्ट्रेंट है दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, और आपके जो गोल्स और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उस बजट के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। बजट जो आपका है वो क्या है कि वो आपके पास कि कितने परसेंट, ठीक है। सेकंड, परसेंटेज ऑफ वर्क डन, कि जो आपका काम है कितने आपने कितने मॉड्यूल्स बनाए, हर मॉड्यूल में कितनी एक्टिविटीज़ रखी, हर एक्टिविटीज़ में कितने टास्क हैं, हर टास्क में कितने सब टास्क हैं, एंड सो ऑन। तो आपका वर्क डन किस तरह, और टाइम हमने पहले भी कहा कि 90% जो प्रोजेक्ट फेलियर का है वो आपकी टाइम बार हो जाता है। तो जो टाइम का है वो इशू है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे प्रोजेक्ट का फेलियर होता है वो इसीलिए होता है कि जो हमारा टाइम होता है वो आप
आपका एक्सीड कर जाता है। तो वी मे ड्रॉज फॉल्स कंक्लूजन बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती, दैट्स वाई वी मे ड्रॉ false conclusion because of subjective and incomplete information. Need for accurate and consistent status information, कि हमें accurate और consistent status का information भी चाहिए होता है, जो आपकी accuracy और उसके अंदर आपको ज़रूरत होती है। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर जो आपके पास एक्यूरेसी है, जो वो है, तो वो आपके पास नीड फॉर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंट स्टेटस आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो जो हमारी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के स्टेप्स हैं कि आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया है, किस तरीके से देखा है, ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप है कि नीड फॉर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के ये मेजर स्टेप्स हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। हमने स्टार्ट में अपनी जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने अर्न वैल्यू एनालिसिस EVA मैथमेटिकल आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। उसमें डिस्कस किया था कि अर्न वैल्यू क्या होती हैं, अर्न वैल्यू का एनालिसिस किस तरह किया जाता है। तो अर्न वैल्यू एनालिसिस इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वे कि जितने भी आपके इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्री से लिए जाते हैं या इंडस्ट्रियल के लिए बनाए जाते हैं, उसमें हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस होता है इट इज़ कॉल्ड अर्न वैल्यू एनालिसिस EVA। ठीक है, ये EVA आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हम फाइंड करते हैं, फाइंड करने के बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारे पास अर्न वैल्यू एनालिसिस है ये हमारे पास एक इंडस्ट्री का प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी नीड EVA मेजर अ प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस, कि एक जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपनी EVA, कि जो हमारे पास अर्न वैल्यू एनालिसिस है हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस। ठीक है, फोरकास्ट इट्स कंप्लीशन डेट एंड फाइनल कास्ट, कि एक तो अर्न वैल्यू जो आपका एनालिसिस है ये यूज़ होता है आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस मेजर करने के लिए कि आपके प्रोजेक्ट के टोटल कितने मॉड्यूल्स से, फिर सब मॉड्यूल्स कितने हैं, उनकी स्टेजेस कितनी हैं और हर स्टेज के अंदर, ठीक है, उसको आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस है वो सारी की सारी आपकी अर्न वैल्यू एनालिसिस से होता है। तो ये आपके पास जो अर्न वैल्यू है, ये आपके पास जो अर्न वैल्यू का आपका एनालिसिस है वो हम अपनी करते हैं प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के साथ। फोरकास्ट इट्स कंप्लीशन डेट एंड फाइनल कास्ट एंड अब इसके बाद जो आपकी जब आप फोरकास्टिंग करते हैं तो आपकी एक कंप्लीशन डेट भी होती है और एक आपकी फाइनल कास्टिंग भी होती है, और हम अपना प्रोवाइड करते हैं स्केड्यूल एंड बजट वेरिएंस अलोंग द वे, कि जो आपका स्केड्यूल है, जो आपका बजट वेरिएंस है, ठीक है, जो आपके स्टेप्स हैं वो आपके किस तरीके से हैं वो हम उसमें चेक करते हैं। देन जो मेरे पास नेक्स्ट है कि हम इसको किस मेथड के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जितनी भी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसको चेक करने के लिए, जितनी भी कंप्लीशन है कि वो 10 टाइम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो उसकी फाइनल कास्टिंग है, ठीक है, जो उसकी स्केड्यूलिंग है, जो उसकी बजटिंग है, ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। और इसके अलावा कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन नोइंग कि जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं इसके डिफरेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वेयर यू आर ऑन स्केड्यूल, कि जो आपका शेड्यूल है आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वेयर यू आर ऑन बजट, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम प्रोजेक्ट मैनेजर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ये है कि जो आपका स्केड्यूल है, ठीक है, वेयर यू आर ऑन स्केड्यूल, क्या आप अपने स्केड्यूल पे कहाँ लाए कर रहे हैं। वेयर यू आर ऑन बजट, आप बजट पे कहाँ लाए कर रहे हैं। वेयर यू आर ऑन वर्क, कि आप अपने वर्क जो आपने कंप्लीट करना है उस पर आप कहाँ लाए कर रहे हैं। It compares the planned amount of work with what has actually been completed to determine if costs, schedule and work completed are progressing as planned. Work
is earned or credited as it completed। तो ये हमारे पास जो अर्न वैल्यू का एनालिसिस है, इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट टाइप का जो आपका अमाउंट ऑफ वर्क है, आपकी जो कास्टिंग है, आपकी जो स्केजुलिंग है, आपका जो वर्क है, वो हम अर्न वैल्यू एनालिसिस के थ्रू अपना स्केड्यूल, अपना बजट, अपना वर्क कंप्लीशन, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करते हैं। Why EVA? The next question arises in our mind, why we need EVA? Why not is any other technique? There are a lot of techniques that we can use for project monitoring and control. So why we are using our EVA, or what are the advantages of EVA and what are the drawbacks of EVA? तो हम इसके आंसर देखते हैं कि why EVA, ठीक है, डिफरेंट जो वेज हैं जिसकी वजह से हम यूज करते हैं। First is that different measures of progress for different type of tasks। कि जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारे पास डिफरेंट मेजर्स होते हैं ऑफ प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, कि जो हमारे पास डिफरेंट टास्क होते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट मेजर्स होते हैं, उसके हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट मेजर्स ऑफ प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, उनके लिए हम यूज करते हैं अपना EVA यूज करते हैं। सेकंड, नीड टू रोल अप प्रोग्रेस ऑफ मैनी टास्क इनटू एन ओवरऑल प्रोजेक्ट स्टेटस, कि हम अपने प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अगर उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं तो उसके हम सब मॉड्यूल्स बनाते हैं, उन मॉड्यूल्स की डिवीजन करते हैं, डिवीजन के बाद उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास जितनी भी डिवीजन है कि जो EVA है कि नीड टू रोल अप प्रोग्रेस ऑफ मैनी टास्क इनटू एन ओवरऑल प्रोजेक्ट स्टेटस, कि यानी उसका जो ओवरऑल स्टेटस है, जो उसकी मॉनिटरिंग है, उसको देखने के लिए हम जो है यूज करते हैं। नीड फॉर अ यूनिफॉर्म यूनिट ऑफ मेजर रुपी और वर्क आर प्रोवाइड एन early warning signals for prompt corrective action, bad news does not age well। तो अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट, फर्स्ट हम इनको डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट इशू आ रहा है दैट इज डिफरेंट मेजर्स ऑफ प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इशू है। सेकंड हम ये कहते हैं कि नीड टू रोल अप प्रोग्रेस ऑफ मैनी टास्क इनटू एन ओवरऑल, यानी जो डिफरेंट टास्क आपके पास आ रहे हैं उन सब टास्क का स्टेटस देख के, उसको चेक करके, तो हम अपना जो प्रोजेक्ट का स्टेटस है वो हम कंबाइन करते हैं, उसको लिंक करते हैं उसको रन करने के लिए। सेकंड क्या है कि नीड फॉर अ यूनिफॉर्म यूनिट ऑफ मेजर रुपीज आर वर्क आर, कि जो आपके यूनिफॉर्म यूनिट है उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो वर्किंग है वो कैसा करनी है। प्रोवाइड एन अर्ली वार्निंग, ठीक है, सिग्नल फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव, हमने देखे थे एक नॉन करेक्टिव, एक करेक्टिव एक्शन देखे थे, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो हम करेक्टिव एक्शन में क्या करते हैं, बैड न्यूज डज नॉट एज वेल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बैड न्यूज डज नॉट एज वेल, स्टिल टाइम टू रिकवर, टाइमली रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल फंड। अगर आपको एडिशनल फंड चाहिए, आपको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, तो आप टाइमली अगर उसकी रिक्वेस्ट कर लेंगे तो वो कंपनी के लिए और CEO के लिए बेहतर होगा उस प्रोजेक्ट को बेहतर करने के लिए। अब हमारे पास जो EVA की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, वो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं। अब इसमें हमारे पास जो EVA की टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ठीक है। फर्स्ट हम कहते हैं BCWS, सेकंड इज ACWP एंड थर्ड इज BCWP। अब जो हमारे पास फर्स्ट है बजटेड कास्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल, जो BCWS स्टैंड्स फॉर बजटेड कास्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल, प्लान कास्ट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क स्केड्यूल टू बी परफॉर्म्ड बाय द माइलस्टोन डेट, कि जो आपने कास्ट प्लान की है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो आपका स्केड्यूल है टू बी परफॉर्म्ड बाय द माइलस्टोन डेट, कि जो भी आपकी माइलस्टोन डेट है, जो भी आपकी वर्क है, जो आपका टोटल कास्ट है, उसको आपने किस तरीके से लेके चलना है। तो जो आपकी प्लान कास्ट है ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क स्केड्यूल टू बी परफॉर्म बाय द माइलस्टोन डेट, कि जो भी आपकी माइलस्टोन डेट है, जो भी आपका वर्क है, आपने उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, उसको कैसे लेके चलना है। सेकंड क्या है कि ACWP, एक्चुअल कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, कि जो आपके पास एक्चुअल कास्ट है, जो आपका वर्क परफॉर्म हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड
कंप्लीट द वर्क दैट हैज बीन डन टू डेट, जो अभी तक आपने कंप्लीट किया। और BCWP स्टैंड फॉर बजटेड कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म द प्लान नॉट एक्चुअल, ये आपने जो प्लान किया नॉट एक्चुअल कास्ट टू कंप्लीट द वर्क दैट हैज बीन डन। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल नहीं है, ये आपने जो प्लान किया है ये वो वर्क की बात हो रही है। तो हमारे पास जो बजटेड कास्ट ऑफ वर्क है, जो उसका जो स्केड्यूल है, ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से हम इसको इन जो ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं इसको अपना विजन मज़ीद क्लियर करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल किस तरीके से क्या क्या किन किन पैरामीटर्स को डिफाइन कर रही है। बजटेड कास्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल, ठीक है, ये एक्चुअल कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म है, ये बचत का, ये हमारे पास यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी थी, मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको एग्जांपल समझने के लिए आसानी हो जाए। फर्स्ट था BCWS बजटेड कास्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल, तो ये एग्जांपल किसकी हम देख रहे हैं, बजटेड कास्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल की। सेकंड जो आपके पास एग्जांपल आएगी वो एक्चुअल कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड होगी, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड एग्जांपल हमारे पास होगी वो बजटेड कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, BCWS, ACWP और BCWP। तो ये हमारे पास जो 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, BCWS और ACWP और BCWP जो है, हम इन 3 टर्मिनोलॉजीज को यूज़ कर सकते हैं कि BCWS, ACWP, BCWP, इन हम जो 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, इन टर्मिनोलॉजीज के बेस के ऊपर हम अपना ये कंप्लीट बेस कर सकते हैं, ये किस तरीके से कैसे बेस होगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास है बजटेड कास्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल, इसमें हमारे पास जो मंथ 1 है जिसमें हम कहते हैं BCWS इज इक्वल टू $1000, ठीक है, ये फर्स्ट मंथ हम कह रहे हैं कि जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, BCWS जो है ये आपके पास $1000 आ रहा है। मंथ 2 में जो आपके पास BCWS है इसमें भी $1000 आ रहा है। मंथ 3 में आपके पास जो BCWS है इसमें भी $1000 आ रहा है। मंथ 4 में आपके पास जो BCWS है इसमें भी $1000 आ रहा है। और मंथ 5 में आपके पास जो BCWS है $1000 आ रहा है। ठीक है, ईच डॉलर ऑफ BCWS रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक डॉलर ऑफ वर्क स्कोप। हर जो आपका स्कोप वर्क है जो डॉलर है, BCWS इज एग्रीगेटेड एंड सम्ड एज द परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस लाइन के, जो आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस लाइन है उस पर बेस कर रहे हैं। आप देखें कि आपके पास जो यहाँ पे जो टोटल बजट है, यानी मंथ 1 का $1000, मंथ 2 का $2000 हो गया, और मंथ 3 का आपके पास $1000 हो गया, और मंथ 4 का आपके पास $1000 हो गया, और मंथ 5 का आपके पास $1000 हो गया। तो हमारे पास जो यहाँ पे टोटल वर्क आ रहा है वो आ रहा है $5000 आ रहा है। तो टोटल बजट 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 दैट शुड बी $5000 टू बी स्पेंट ओवर 5 months, 1 2 3 4 5 months. We plan to deploy 1 stand each month at an estimated cost of $1000. BCWS each month is equal to $1001. तो जो बजटेड कास्ट ऑफ वर्क आपका स्केड्यूल है दैट शुड बी $1000। तो ये हमने यहाँ से गेन किया है कि जो आपके पास बजट आपकी कास्ट आ रही है वो क्या आपके पास आपका $1000 1000 है। अब आपके पास सेकंड जो एग्जांपल है वो किस चीज़ की है, वो आपके पास है ACWP, जो आपके पास एक्चुअल कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड है, जो आपने एक्चुअल कास्ट ऑफ वर्क किया है। कास्ट incurred to complete the work that has been done to date, कि ये आपकी वो कास्ट है कि जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ACWP जो है कास्ट incurred to be completed the work that has been done to date। तो ये आपके पास सेकंड इशू है कि जो आपकी एक्चुअल कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड है, ठीक है, ये आपके पास सेकंड इशू है। BCWP है बजटेड कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, कि इसके जितनी भी कास्टिंग है जितनी भी परफॉर्मिंग है, ठीक है, द प्लान नॉट एक्चुअल कास्ट टू कंप्लीट द वर्क दैट हैज़ बीन डन, कि जो आपने प्लान किया हुआ है, जो आपकी एक्चुअल कास्टिंग है वो आपने कंप्लीट नहीं की। तो ये थर्ड है। तो अभी हम सेकंड एग्जांपल बजा रहे हैं, एक्चुअल कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे लेबर केम टू $1300 and material cost
$1100। दैट फर्स्ट स्टैंड कास्ट, यानी इसमें जो आपके लेबर की है वो आपकी $1300 आई है, $1300 यूएसए डॉलर्स है। जो आपकी लेबर की कास्टिंग है वो आपके पास $1300 यूएसए डॉलर्स है, और जो आपकी मटेरियल की कास्टिंग है वो आपके पास $1100 है। तो जो आपकी टोटल कास्ट बनी है वो आपके पास $2400 बनी है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स बजट, ये आपके पास एक एक्सपेंडिचर्स है, एक आपके पास बजट है। इसका अगर आप एक्चुअल इसकी मेजरमेंट करें कि एक्सपेंडिचर्स को अगर आप बजट के साथ लिंक करें तो वो क्या होगा, किस तरह होगा। तो अभी हमने क्या किया है कि लेबर की जो कास्टिंग है वो $1300 यूएसए डॉलर्स है, और जो आपके पास मटेरियल कास्ट है वो आपके पास $1100 यूएसए डॉलर्स है, और जो आपकी फर्स्ट स्टैंडिंग है वो आपके पास $2400 यूएसए डॉलर्स है। तो एक्चुअल आपका एक्सपेंडिचर और ये बजट के साथ हम इसको देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपका कम डाउन हो रहा है। थर्ड एग्जांपल हम वापस जाते हैं स्लाइड पे, दैट वाज BCWB, ठीक है, बजटेड कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। जो थर्ड है हमारे पास वो क्या है, बजटेड कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। के जो आपका बजटेड कास्ट है, जो आपका वर्क परफॉर्म हो रहा है, इसमें क्या है, नंबर 1 क्या है कि द प्लान नॉट एक्चुअल टू कॉस्ट टू कंप्लीट द वर्क दैट हैज बीन डन। कि आपका वो प्लान जो आपका एक्चुअल नहीं है, जो अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, वो जो आपने डन करना है, ये आपके पास बजटेड कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म है कि वो आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसकी जो बजटिंग है वो आपने किस तरीके से करनी है। ये हमारे पास थर्ड है BCWP कि बजटेड कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, द प्लान नॉट एक्चुअल कास्ट टू कंप्लीट द वर्क दैट हैज बीन डन। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। थर्ड, बजटेड कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म के जो आपके पास बजटेड कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड है कि वी आर एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, ठीक है, वी आर, ठीक है, बट ओनली वन स्टैंड इज कंप्लीट, वैल्यू ऑफ वर्क परफॉर्म $1000, you earn value the same way as it was budgeted in the baseline। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कहा था कि each dollar of BCWS represents a specific dollar of work scope। BCWS is aggregated and summed as the performance measurement baseline। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम वही बात कर रहे हैं कि you earn value the same way as it was budgeted in the baseline। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये हमारे पास देयर वाज 3 टेक्निक्स। नंबर 1 दैट वाज BCWS, सेकंड वाज BCWP एंड थर्ड वाज ACWP। ऑन द एक्स एक्सिस इट्स अ मंथ नेम, ठीक है, जैन, फेब एंड अप टू दिसंबर, और आपके वाई एक्सिस के ऊपर आपके जो है जो कास्टिंग आ रही है। तो आपको जो ग्राफ बन रहा है ये आप इसको ग्राफिकल इस तरीके से इसको जो शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें आपके पास BCWS वाली जो लाइन है वो आप देख रहे हैं, वो आपकी ये जो ब्लैक लाइन जा रही है ये आपकी BCWS को जो प्रेजेंट कर रही है, और जो पिंक लाइन आपके पास ये BCWP को कर रही है। BCWP जो है आपके पास वो 55,000 है, ठीक है, BCWP वो 49,000 है, वो आपकी पिंक लाइन जा रही है, वो इसको शो कर रही है। और ACWP जो है वो आपका रेड है, ये आपकी रेड लाइन जा रही है, और दैट वाज 56,000। तो ये हमारे पास जो ग्राफिकल हैं ब्लैक, पिंक एंड रेड, ये 3 लाइंस हैं, ये आपकी शो कर रही हैं कि आपका BCWS क्या है, आपका BCWP क्या है, और आपका ACWP क्या है। इसकी बेसिस के ऊपर ये तीनों चल रही हैं। अब हमारे पास BCWS और BCWP जो है, जो हमारे पास स्केड्यूल वेरिएंस है, ठीक है, जो हमने अपना स्केड्यूल बनाया है, जो हमारे पास वेरिएंस है स्केड्यूल का, बजट बेस्ड जो हमारा कर रहा है, वो हम ये कहते हैं कि जो BCWS है, हम इसमें कहते हैं कि ऑफ द वर्क वो स्केड्यूल टू हैव डन, हाउ मच डिड वी बजट फॉर इट टू कॉस्ट। कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ द वर्क वो स्केड्यूल के जो हमने अपना टास्क, जो अपना वर्क जो स्केड्यूल किया है, टू हैव डन फॉर कंप्लीशन, हाउ मच डिड वी बजट फॉर इट टू कॉस्ट। ठीक है, कि अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास BCWS
ऐसा है, हम ये कहते हैं कि ऑफ द वर्क वो स्केड्यूल टू हैव डन, कि जितना भी वर्क हमने स्केड्यूल किया जो हमने कंप्लीट करना है, इसमें हाउ मच डिड हम कितना कर सकते हैं, वो बजट फॉर टू कास्ट, कि हम अपनी कास्टिंग के लिए अपना बजट कितना रख सकते हैं, उसकी कास्टिंग का जो कंपैरिजन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम अपने स्केड्यूल वेरिएंस में देखते हैं। अब BCWP में क्या है, जो सेकंड चीज़ है हमारे पास, ऑफ द वर्क वी एक्चुअली परफॉर्म्ड, हाउ मच डिड वी बजट फॉर इट टू कास्ट, ये हमारे पास जो थर्ड है, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितना बजट है। अब ये दो चीज़ें हमारे पास, ठीक है, एक तो आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो BCWS है, हम ये बात कर रहे हैं कि ऑफ द वर्क वी स्केड्यूल टू हैव डन, हाउ मच डिड वी बजट फॉर इट टू कास्ट, ये हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे अरेज होते हैं। और इन द केस ऑफ BCWP हम ये कहते हैं कि ऑफ द वर्क वी एक्चुअली परफॉर्म्ड, हाउ मच डिड वी बजट फॉर इट टू कास्ट, ठीक है। अब जो हमारे पास स्केड्यूल वेरिएंस है, हाउ वी कैन फाइंड स्केड्यूल वेरिएंस, ठीक है। अब ये हमारे पास BCWS है और BCWP भी हमारे पास है। अब हम यहाँ पे अपना स्केड्यूल वेरिएंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास स्केड्यूल वेरिएंस है, ठीक है, वो ये है कि इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क स्केड्यूल एंड वर्क परफॉर्म एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बजट डॉलर्स, ठीक है। ये हमारे पास जो स्केड्यूल वेरिएंस है वो हम ये कहते हैं कि इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क स्केड्यूल एंड वर्क परफॉर्म एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बजट डॉलर्स, कि आपके जितनी भी आपकी स्केड्यूलिंग है, जो वेरिएंस है, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने किस तरीके से करनी है। इसका जो फार्मूला आप देख रहे हैं कि स्केड्यूल वेरिएंस में हम ये कहते हैं इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्क, जो आपने वर्क अपना स्केड्यूल किया हुआ है और जो वर्क आपने परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, और वो आपने जो एक्सप्रेस किया है इन द टर्म्स ऑफ बजट डॉलर्स, कि आपने कितनी अमाउंट करनी है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो आप अपना देख रहे होते हैं अपनी स्केड्यूल वेरिएंस के अंदर। और फार्मूला क्या है इसका, कि जो आपका SV है, जो आपका स्केड्यूल वेरिएंस है, ठीक है, जो आपका डॉलर इज इक्वल टू BCWP, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास, BCWP आ रहा है और माइनस BCWS आ रहा है। तो BCWP माइनस BCWS, तो इसमें जो हम अपनी एग्जांपल करते हैं कि जो हमारे पास SV है वो इज इक्वल टू BCWP माइनस BCWS। अब ये आपके पास क्या था, ये $1000 था, ये अगर आप देखें तो ये हमने यहाँ पे फाइंड किया था, ये आपके पास $1000 आया था और ये हमारे पास कहीं पे $2000 आया था। तो $1000 माइनस $2000, तो SV जो आपके पास आ गया है, जो आपका स्केड्यूल वेरिएंस है इज इक्वल टू माइनस $1000 नेगेटिव बिहाइंड स्केड्यूल, या आपके स्केड्यूल से बिहाइंड जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपना फाइंड कर सकते हैं अपना स्केड्यूल वेरिएंस, जिसको हम SV कहते हैं। ए नेगेटिव वेरिएंस का मतलब क्या है, ए नेगेटिव वेरिएंस मींस द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड स्केड्यूल, कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट का जब वेरिएंस जो आपका स्केड्यूल वेरिएंस है और वो आंसर नेगेटिव आ जाए, तो जो आप समझेंगे, अगर आप समझ रहे थे कि आपने ये प्रोजेक्ट 2 ईयर्स में कंप्लीट करना है, तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो बिहाइंड स्केड्यूल है, आप 2 ईयर्स में वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप कितना लगेगा, 3 ईयर्स लगेगा, 4 ईयर्स लगेगा, या इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास आपका वेरिएंस जो है, जो आपका स्केड्यूल वेरिएंस है, जब भी वो नेगेटिव आ जाए तो आप अपना बिहाइंड स्केड्यूल में चले जाते हैं। तो जो आपका SV है, जो आपका स्केड्यूल वेरिएंस है, इन नेगेटिव वेरिएंस मींस द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड स्केड्यूल, कि वो बिहाइंड स्केड्यूल जा रहा है, वो प्रॉपरली आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, उसको नहीं देख सकते। तो इसलिए आप जो है इसको स्केड्यूल वेरिएंस जो आपका है वो आपके पास नेगेटिव जा रहा है। तो नेगेटिव मींस कि आप इन टाइम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास कॉस्ट वेरिएंस है। ये तो आपके पास था SV था, ये आपका स्केड्यूल वेरिएंस था। नेक्स्ट जो आपके पास है
दैट इज कास्ट वेरिएंस, जिसको हम CV कहते हैं। BCWP और ACWP, ठीक है, ये हम बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस की बात करते हैं। ये आप देख रहे थे जब भी आप अपना स्केड्यूल वेरिएंस फाइंड करते हैं तो ये आपका बजट बेस है। ये आप देख रहे हैं BCWS और BCWP क्या है, ये आपका बजट बेस है। यानी जब भी आप इसको बजट बेस की बात करते हैं तो फिर आप BCWS देखते हैं और BCWP देखते हैं, ये आपका बजट बेस है। और आपके पास जो कास्ट वेरिएंस है, ठीक है, जो कास्ट वेरिएंस है जो आपके पास BC और जब के पास जो है और BCWP और ACWP है, ये आपके पास परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो वन ऑफ द वर्क वी एक्चुअली परफॉर्म्ड, हाउ मच डिड वी बजट फॉर इट टू कास्ट। ये जो फर्स्ट है जो हमारे पास कास्ट वेरिएंस है, इसमें हम कहते हैं कि ऑफ द वर्क वी एक्चुअली परफॉर्म्ड, हाउ मच डिड वी बजट फॉर इट टू कास्ट, कि हमें कितना बजट चाहिए उसको कास्ट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। ऑफ द वर्क वी एक्चुअली परफॉर्म्ड, हाउ मच डिड इट एक्चुअली कास्ट, ठीक है। तो कास्ट वेरिएंस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमारे पास ये आ जाता है कि ऑफ द वर्क वी एक्चुअली परफॉर्म्ड, हाउ मच डिड वी बजट, ठीक है। और सेकंड क्या आता है कि एक्चुअल कास्ट। तो कास्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन बजट कास्ट एंड एक्चुअल कास्ट। जो आपका बजट कास्ट होती है और जो आपकी एक्चुअल कास्ट होती है, उसके अंदर जो आपका डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको आप कह रहे होते हैं अपनी कास्ट वेरिएंस कह रहे होते हैं। अब कास्ट वेरिएंस को फाइंड करने के लिए जो इसका मैथमेटिकल फार्मूला है कि हम इसको किस मैथमेटिकल फार्मूले के तहत फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला इज दैट CV डॉलर इज इक्वल टू BCWP, ठीक है, माइनस ए, यानी डिफरेंस जो है बिटवीन BCWP एंड माइनस ACWP। तो CV जो है आपकी जो एग्जांपल है इज इक्वल टू BCWP माइनस ACWP। तो $1000 माइनस $2400, तो CV आपके पास माइनस $1400 आ गया। नेगेटिव कास्ट अवर रन, तो कॉस्टिंग भी अगर आपका ये भी नेगेटिव आता है, नेगेटिव वेरिएंस मींस द प्रोजेक्ट इज अवर बजट। देखें, अगर ये आपके पास नेगेटिव आता है, नेगेटिव वेरिएंस आता है, अगर SV नेगेटिव आता है तो आप कि ये अब ये आपके पॉइंट है मॉनिटरिंग और स्केड्यूलिंग, ये आपके थंब रूल्स हैं। अगर क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने जब भी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग देखनी है या कंट्रोल देखना है कि वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो इन टाइम ख़त्म होगा कि नहीं होगा, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली होगी कि नहीं होगी, आप उसको प्रॉपर्ली रन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, तो उसके अंदर जो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो आपके स्केड्यूल वेरिएंस के हैं और इसके। अब आपके पास जो आपका स्केड्यूल वेरिएंस है, हमने उसमें ये कहा कि नेगेटिव है, तो आपका वो आप इन टाइम कंप्लीट नहीं करेंगे, जो आपका स्केड्यूल है उसमें प्रॉब्लम है। और अगर आपका CV माइनस में आ रहा है, यानी कास्ट वेरिएंस अगर आप फाइंड करते हैं, तो वो अगर आपकी नेगेटिव जाती है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वेरिएंस मींस द प्रोजेक्ट इज आवर बजट, कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो बजट से आवर हो रहा है, ठीक है, वो इन टाइम कंप्लीट नहीं होगा, तो उसको हम नेगेटिव वेरिएंस कहते हैं। अब हमारे पास जो वेरिएंस है, आप ये देखें कि यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफिकल देखें तो हमारे पास ये डॉलर लाइन है, यानी ये कास्ट है, ये टाइम है, और ये आपके पास अर्न है, ये आपका SV है। SV क्या था आपके पास, अब देखें आपका स्केड्यूल वेरिएंस था, CV आपका कास्ट वेरिएंस है, तो ये आपका एक्चुअल है और ये आपका स्केड्यूल है और ये आपका अर्नड है। तो हम इस तरीके से इसका वेरिएंस देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या इश्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। अब ट्रांसलेटिंग स्केड्यूल वेरिएंस इनटू लीड लैग, ठीक है, कि आप जब इसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ट्रांसलेटिंग के अंदर जो भी आपका स्केड्यूल होता है, जो भी आपका वेरिएंस होता है, उसको आप किस तरीके से लेके मैनेज कर रहे होते हैं। ट्रांसलेटिंग स्केड्यूल में आप देखेंगे हम क्या कहते हैं कि ये आपका ग्राफ है, मंथ बिहाइंड है, ये आपके कितने मंथ बिहाइंड है, ये आपका इसमें SV है, ये आपका स्केड्यूल है जो आपका BCWS है। यानी ये जो आपका स्केड्यूल है, इसके अंदर आपके पास BCWS है और नीचे अर्न में क्या है, BCWP है, और दूसरे एंड के ऊपर क्या है आपका SV है,
अब months ahead are behind is equal to SV डिवाइड बाय एवरेज मंथली BCWS जो है, ये SV डिवाइड बाय एवरेज मंथली BCWS है, ठीक है। आर ग्राफिकल ड्रॉ ऑरिजेंटल, हम इसको ग्राफिकल ड्रा कर सकते हैं कि ड्रॉ ऑरिजेंटल थ्रू करंट BCWP until it intersects BCWS। और ये आपके जब इंटरसेक्ट कर रहा है, अभी देखें ये आपकी इंटरसेक्शन हो रही है, लेंथ जो आप इसमें से अपनी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक ग्राफ था ट्रांसलेटिंग का कि हम इसको किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम सम ड्राइव मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो आपके ड्राइव मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जो टर्म्स होती हैं, इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक SPI है, एक CPI है, एक CSI है, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि SPI क्या चीज़ है, CPI क्या चीज़ है और आपके पास CSI क्या चीज़ है, ठीक है। जो आपके पास SPI है ये आपका स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो आपके पास स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, ठीक है। इसको हम यानी SPI स्टैंड फॉर स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। SPI का जो मैथमेटिकल फार्मूला है कि हम इसको फार्मूलेट किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी जो फार्मूलेशन है हम वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम इस तरह कर सकते हैं कि SPI इज इक्वल टू BCWP डिवाइड बाय BCWS के जो आपके पास BCWP है इसको आप डिवाइड करेंगे BCWS के ऊपर, यानी BCWP को आप डिवाइड करेंगे BCWS के ऊपर। और अगर आपका SPI लेस देन 1 हुआ तो मीन्स प्रोजेक्ट इज बिहाइंड स्केड्यूल। अगर वो 1 से लेस होता है, ठीक है, लाइट, तो 1 से लेस क्या आपका होगा, तो वो आपके पास बिहाइंड स्केड्यूल है। यानी अब यहाँ पे हमने अपना जो स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है हम उसको मेजर करेंगे। अगर हमारा SPI जो है वो लेस देन 1 होता है तो हम ये चीज़ कंक्लूड करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारा बिहाइंड स्केड्यूल जा रहा है। अब सेकंड क्या है, हमारे पास CPI जो हमारे पास कास्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ठीक है। CPI जो है वो आपके पास कास्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है। तो CPI इज इक्वल टू BCWP डिवाइड बाय ACWP। तो CPI अगर लेस देन 1 है, यानी पहले तो बात यह है कि CPI का फार्मूला क्या हो गया कि ये BCWP डिवाइड बाय ACWP है, ठीक है। तो अगर हमारे पास CPI लेस देन 1 है तो मींस प्रोजेक्ट इज अवर बजट, यानी अगर तो आपके पास SPI लेस देन 1 है तो आपका स्केड्यूलिंग का इशू है, और अगर आपके पास CPI लेस देन 1 है तो आपका जो इशू है वो आपका बजटिंग का इशू है, वो बजट का प्रॉब्लम है। तो CSI जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास CSI है कास्ट स्केड्यूल इंडेक्स, ठीक है। अब जो हमारे पास कास्ट स्केड्यूल इंडेक्स है कि जो आपके पास CSI है, ठीक है, हम जो फाइंड करते हैं अपनी कास्ट स्केड्यूल इंडेक्स, तो कास्ट स्केड्यूल इंडेक्स जो है इज इक्वल टू CSI इज इक्वल टू CPI, ठीक है, इनटू SPI, ठीक है। तो जो हमारे पास CSI है, जो हमारे पास कास्ट स्केड्यूल इंडेक्स है, इसको फाइंड करने के लिए हम CSI इज इक्वल टू CPI इंटू SPI, ठीक है। अब इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, द फर्दर CSI इज फ्रॉम 1. अब जब भी आपने CSI फाइंड करना है तो आपने CSI इज इक्वल टू CPI इंटू SPI, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो द फर्दर CSI इज फ्रॉम 1.0 द लेस लाइकली प्रोजेक्ट रिकवरी बिकम्स। अगर लेस वो आता है तो हम क्या यहाँ से अपने assumptions ले सकते हैं कि द लेस लाइकली प्रोजेक्ट रिकवरी बिकम्स, ठीक है। अब हम अगर इसका इंडेक्स देखें तो ये इंडेक्सेस हैं आपके परफॉर्मेंस के, ये आपके पास ये आप देख रहे हैं कि ये CPI का कुछ ग्राफ है, ये 1.1 है, देन 1.0, देन 0.9, देन 0.8, 0.8 से लेकर 1.1 तक है। तो ये जो आपकी कुछ कर्व बन रही है ये कुछ इस तरह से आपकी कर्व बन रही है, यानी आप इसको यहाँ से लेके चल रहे हैं और कुछ इस तरह लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जो आपके पास
SPI की कर्व है वो आप देखें 0.8, 0.9, 1.0, 1.8, तो वो कर्व वो आपकी कुछ इस तरह से बन रही है और कुछ इस तरीके से चल रही है। तो ये जो आपकी कर्व है ये आपकी SPI की कर्व है और ये जो आपकी कर्व है ये आपकी CPI की कर्व है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस इंडिसेस हैं कि जो आपके परफॉर्मेंस के इंडिसेस हैं, ठीक है। जो CPI की कर्व है वो आपकी कुछ इस तरीके से कर्व बन रही है और जो आपके पास SPI की कर्व है वो आपकी कुछ इस तरीके से बन रही है। तो ये आपके पास एक CPI हो गया, एक आपके पास SPI हो गया। तो ये CPI और SPI जो है ये हम इस तरीके से अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जो एनालिसिस कर सकते हैं, वो हम अपनी इस तरीके से कर सकते हैं कि हम अपने किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्निक को, उसका CPI और उसका SPI आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास EV का जो फीडबैक प्रोसेस है कि इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अब हम इन प्रोसेसेस को किस तरीके से लेके चलते हैं और प्रोसेसेस कौन कौन से हैं और उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये आपका EV फीडबैक प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आप ये चेक करें कि हम अपने इस फ्लो चार्ट में किस तरह वर्किंग हो रही है कि डेवलप या अपडेट प्लान्स BCWS, ठीक है। कि आपके जितने भी प्लान्स हैं आपने डेवलप किस तरह करने हैं, उनको अपडेट किस तरह करना है। जितने भी आपके प्लान्स हैं उनकी अपडेशन, उनकी डेवलपमेंट, उनके BCWS, ठीक है। उन प्लान्स की डेवलपमेंट, उन प्लान्स की अपडेशन, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी इस BCWS के साथ है। अब जब आपने उसको डेवलप कर लिया, उसको अपडेट कर लिया, उसको प्लान कर लिया, तो ये BCWS से आप सेंड करते हैं परफॉर्म टू प्लान, ठीक है। यहाँ पे आपने परफॉर्म कर दिया, उसके प्लान सेट करने के लिए आपने सेट कैसे करना है। तो डेवलप, अपडेट प्लान और जो BCWS है इसको हमने फॉरवर्ड कर दिया कि ये आपने उसको प्लान किस तरह करना है। अब ये आपने प्लान करने के बाद आप सेंड करते हैं तो BCWP अगर ग्रेटर आर इक्वल, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अगर तो वो ग्रेटर और इक्वल है तो यहाँ पे आप उसको देख रहे हैं कि अगर आपके पास BCWP ग्रेटर आर इक्वल है BCWS से, अगर यस है तो फिर वो क्या चेक करेगा कि BCWP ग्रेटर और इक्वल कास्ट से है। अगर यस है तो फिर वो अपने उसको परफॉर्म करेगा उन प्लान्स को, और अगर नो है तो वो डिटरमाइन करेक्टिव एक्शन करेगा, और अगर यहाँ पे भी नो है तो वो डिटरमाइन करेक्टिव एक्शन करेगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो EV फीडबैक प्रोसेस है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हम अपना जो भी प्लान बना रहे हैं, जब हम इसको डेवलप करते हैं या हम जब इसको अपडेट कर रहे हैं, तो अब ये देख रहे हैं कि हमने इस प्लान को यहाँ पे डेवलप किया, इसको अपडेट किया, तो ये आपके पास BCWS है। ये जो आपके पास BCWS है ये परफॉर्म कर रहा है, या एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो है ये BCW है, यहाँ पे नो है तो उसने करेक्टिव ले लिया, यस है तो उसने इसके साथ कंपेयर किया, और नो है तो करके, तो ये हमारे पास EV का जो फीडबैक प्रोसेस है, जो उसके स्टेप्स है, ये वो आपके पास EV के फीडबैक प्रोसेसेस है कि आपने किस तरह लेके चलना है उसको। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि वैल्यू ऑफ अर्न वैल्यू, कि जो आपके पास वैल्यू ऑफ अर्न वैल्यू है, हमने उसके अंदर क्या क्या चीज़ देखी है कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ अर्न वैल्यू है वो क्या क्या है और हम उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। एक तो हमने इसमें देखा है अपना स्केड्यूल स्टेटस, कि आपकी जितनी भी रिपोर्टिंग है उनका स्केड्यूल स्टेटस क्या है, आपकी कितनी रिपोर्टिंग है, किस तरह की है। फिर हमने अपनी कास्ट स्टेटस, जितनी भी कास्टिंग है उनकी जो भी रिपोर्टिंग का स्टेटस है वो हमने चेक किया। फोरकास्टिंग देखी है हमने इसके अंदर। द अर्न वैल्यू मैनेजमेंट प्रोसेस जनरली परफॉर्म्स वेल व्हेन ट्रैकिंग हाउ क्लोजली द प्रोजेक्ट इज मीटिंग इट्स ओरिजिनल प्लान, ठीक है। कि जो आपका ओरिजिनल प्लान है उसमें आपकी क्या मीटिंग है, आप उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो आपने देखना है। इट नेग्लेक्ट्स द एक्चुअल वैल्यू द प्रोजेक्ट इज अर्निंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
इट नेग्लेक्ट्स द जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उस प्रोजेक्ट की इज अर्निंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ए प्रोजेक्ट कैन बी tremendously successful with respect to cost oriented earned value but an absolute disaster in terms of actual organization value earned। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट है कि हम उसको किस तरीके से नेगलेक्ट करते हैं एक्चुअल वैल्यू को। आपका जो मेन प्रोजेक्ट है उसकी अर्निंग किस तरह हो रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो ये आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि आपकी जो भी इसमें जो आपके स्टेप्स है, रिफ्लेक्शन है, जितने पॉइंट्स हैं वो आप किस तरीके से कर रहे हैं। अब हमारे पास जो BR है, अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपके डिफरेंट स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि इनिशिएटिव। इसमें आपने इनिशिएटिव लिया, इम्प्लीमेंट अ न्यू ऑर्डर एंट्री सिस्टम। आपने एक नए ऑर्डर की एंट्री सिस्टम ले लिया, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने के बाद ठीक है आपने ठीक है ये आपकी पास क्या आ गई, ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन आ गई। अब जो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे, तो ये आपके पास आपकी इम्प्लीमेंटेशन आ गई। अब यहाँ पे आपने एक नया सिस्टम जो है, जो एंट्री सिस्टम है, उसकी आपने इम्प्लीमेंटेशन की। तो ये आपके पास क्या है, ये आपने उसका एक इनिशिएटिव ले लिया। अब इनिशिएटिव लेने के बाद कंट्रीब्यूशन कि रिड्यूस टाइम टू प्रोसेस ऑर्डर, कि जितने भी टाइम है कि आपने उसको रिड्यूस किस तरह करना है, और फिर आपकी आउटकम आ जाएगी। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो आपकी कंट्रीब्यूशन है कि इसमें रिड्यूस टाइम टू डिलीवर प्रोडक्ट, ये आपने कंट्रीब्यूट किया, और रिड्यूस ऑर्डर प्रोसेसिंग साइकिल इंटरमीडिएट आउटकम, ये आपके पास इंटरमीडिएट आउटकम आ गई। ये फिर आपकी आउटकम है, और ये आपके पास इंक्रीज सेल्स है, और ये आपके पास ऑर्डर टू डिलीवरी टाइम इज एन इम्पोर्टेंट बाइंग क्राइटेरिया। जो भी आपके पास बाइंग क्राइटेरिया है वो आपके पास इस तरह है, ए फ्रेमवर्क लिंकिंग initiatives to contributions and outcome, a framework for working with their clients to identify additional non-software initiatives that may be needed to realize the potential benefits of the software or IT system initiative। इस तरीके से हम जो अपना जितना भी IT system का initiative है वो लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू रियलाइजेशन फीडबैक प्रोसेस क्या है कि जो हमारे पास वैल्यू रियलाइजेशन की जो फीडबैक प्रोसेस है हम वो किस तरीके से करते हैं, हम वो प्रोसेस मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू रियलाइजेशन फीडबैक प्रोसेस है। उसमें हम क्या कहते हैं कि डेवलप, अपडेट, बिजनेस केस, टाइम फेस कास्ट, बेनिफिट फ्लोज, प्लान, अजम्पशन। ये हमारे पास एक है कि हमने उसको डेवलप किस तरह करना है, अपडेट किस तरह करना है, बिजनेस केस किस तरह करना है, टाइम फेस किस तरह करना है, बेनिफिट फ्लोज किस तरह देखने हैं। उसके बाद हम करते हैं परफॉर्म टू प्लान, ठीक है, जो भी प्लान है उनको परफॉर्म करते हैं। ये करने के बाद आपके पास वैल्यू बीइंग, अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो आप रियलाइज करते हैं। बीइंग वैल्यू क्या है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, यस और नो। अगर नो है तो हम उसका करेक्टिव एक्शन लेते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं, और अगर यस है तो हम उसकी एग्जम्पशन स्टिल वैलिड, कि उसकी जितनी भी एग्जम्पशन है वो अभी तक वैलिड है। और अगर नो है तो हम फिर उसके करेक्टिव एक्शन लेते हैं, और अगर यस है तो हम उस प्लान को परफॉर्म कर देते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास हमने जो पीछे देखा है यहाँ पे कि BR जो है, तो अब जो हमारे पास बेनिफिट जो हमारे पास एनालिसिस है, इसमें हम क्या क्या चीज़ देखते हैं कि बेनिफिट एनालिसिस डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस केस, ठीक है, जितने भी आपके बिजनेस केसेस हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। द क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस इंक्लूड्स द इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन profit and loss bottom line, either in terms of additional profit streams or cost saving. The benefit analysis should also include a qualitative evaluation of benefits such as customer satisfaction, corporate reputation, and supply chain. For a public service organization, the benefits analysis should determine quantitative proxies for benefits wherever possible, such as improved health and safety records,
रिड्यूस सर्विसेज डिले एंड कंप्लेंट रेट्स आर हाई सर्विस सर्टिफिकेशन रेटिंग। तो ये आपके पास बेनिफिट एनालिसिस है, BA आपका है कि हम जिसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास केस स्टडी है कि आप ये देखें कि हम इसको किस तरीके से लेके चलते हैं कि ये आपके पास इंक्रीज कस्टमर है, इसके अंदर आपके पास न्यू ऑर्डर भी आ रहा है, इसमें आपके पास न्यू ऑर्डर भी आ रहा है, ये आपके पास जो फुल फुलफिलमेंट सिस्टम्स हैं, ये आपका लेस टाइम है, ठीक है, ये आपके पास जितने भी न्यू ऑर्डर जनरेट हो रही हैं ये वो है, ये आपके पास न्यू ऑर्डर की एंट्रीज हैं, ये आपके फास्टर्स हैं, ये फिर आपके इंक्रीज हैं, और ये आपकी अजम्पशंस हैं कि इंक्रीजिंग मार्केट साइज, कि आपका जो मार्केट साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूइंग कंज्यूमिंग सर्टिफिकेशन विद प्रोडक्ट, ये इसके जो बेनिफिट्स है, relatively stable e-commerce infrastructure और कंटिन्यू हाई स्टाफ परफॉर्मेंस, ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब हमारे पास स्केड्यूल कंट्रोल में जो क्रैशिंग है, एक्सेलेटिंग अ ड्यू डेट, यानी जो हम अपने ड्यू डेट को एक्सेलेट फास्ट करते हैं कि हम अपने जो प्रोडक्ट है, जो भी हमने अपना सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है वो हम एक ड्यू डेट पे डिलीवर कर दें, वहाँ सेंड कर दें। इम्पॉसिबल इफ कॉस्ट एंड क्वालिटी besides must remain unchanged, additional resources are required, ठीक है, उसमें आपको additional resources चाहिए होती है। look for crashing possibilities is on the critical path, कि जितनी भी आपकी crashing possibilities होती हैं वो आपके critical path में होती हैं, otherwise you will be wasting time, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अब आपके पास जो डिफरेंट स्टेप्स हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की जो क्रैशिंग होती है, कि स्टेप्स टू क्रैश अ प्रोजेक्ट, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, बिल्ड प्रेसिडेंस नेटवर्क, वो बिल्ड करें। फाइंड ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको फाइंड करें ऑन द क्रिटिकल पाथ, चेक टू सी इफ इट चेंजेस, अगर कोई चेंजेस आ रही हैं तो उन्हें चेक करें। फाइंड एक्टिविटी आर एक्टिविटीज विद द मोस्ट फेवरेबल कास्ट टाइम ट्रेड, कि जितने भी आपकी मोस्ट फेवरेबल जो आपकी कास्ट टाइमिंग है, जो ट्रेडिंग है, वो किस तरह कर सकते हैं। क्रैश द एक्टिविटी बाय 1 यूनिट ऑफ टाइम अंटिल द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी क्रैश्ड एनी मोर, कि आपका प्रोजेक्ट मजीद क्रैश ना कर जाए। तो ये हमारे पास स्केड्यूलिंग कंट्रोल के स्टेप्स हैं कि हम उसको किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब जो क्रैशिंग है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा आज के लेक्चर में एंड पे इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, वो हमारा इन डिटेल है कि क्रैशिंग किस तरीके से होती है। आप ये देखें कि ये आपका स्टार्ट है 00, ये आपका 00 है, ये ABCDEF और ये एंड है। तो ये 0303 है, 3838 है, 38 है, 37 है, 48 है, 510 है, 810 है। ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं डिफरेंट वर्टिसेस के ऊपर, ठीक है। अब आप देखें कि अगर हमने फाइंड करना है ACEF, अब ये देखें ये A है, ये C है, ये E है, ये F है। तो आप देख रहे हैं कि A में क्या हमने क्या चूज़ किया है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है 3, C की वैल्यू क्या है 5, E की वैल्यू क्या है 2, F की वैल्यू क्या है 3। तो हमने जब इनको सम अप किया है तो ACF की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 3 + 5 + 2 + 3, तो ये टोटल आ रहा है आपके पास 13 आ रहा है। ABF देखें, AB और F, अब अगर आपने यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो 353, 353, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास 11 आ रहा है। ADEF देखें तो ADEF, तो ये आपके पास 3 4 2 3 3 4 2 3, तो ये आपके पास 7 to 9 3 12 आ रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये हमारे पास जितनी भी क्रैशिंग की वैल्यूज आप देख रहे हैं ये सारी की सारी आपके पास आ गई। अब इस तरीके से आपके पास डिफरेंट टेबल्स होते हैं, एक्टिविटी का, ठीक है, प्रीसिडेंस का, टाइम रिमेनिंग का, कॉस्ट रिमेनिंग का, एडिशनल कास्ट क्रैशिंग का और टोटल क्रैशिंग का। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल चीज़ आपको बताऊंगा। अभी देखें एक्टिविटी क्या है, A है, ठीक है, प्रेसिडेंस इसका 0 है, टाइम रिमेनिंग इसका 3 है, कॉस्ट रिमेनिंग इसकी 60 है, क्रैशिंग 30 है, टोटल क्रैश टाइम 1 है। तो हम इस तरीके से हमें ये सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं क्रैशिंग के अंदर, इस टेबल के अंदर हम इन वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। अब आप देखें कि ये आपके पास जो पाथ थे कि ये आपके पास एक्टिविटी का, प्रेसिडेंस का, टाइम रिमेनिंग का, कास्ट टाइमिंग का और जो आपके पास एडिशनल कास्टिंग थी, इसके साथ जो आपके पास ये टाइम जितने भी थे। अब देख रहे हैं ABF, आप देखें तो ABF हमने क्या फाइंड किया था 11 12 11, तो अब ये देख रहे हैं कि 11 12
इसमें यानी एक आपके पास क्या था, ABF था जिसमें हमारे पास 11 था, दूसरा हमारे पास ACF था जिसमें हमारे पास 12 था, तीसरा हमारे पास ADF था जिसमें हमारे पास 11 था। तो इस तरीके से हमने अपनी यहाँ से क्रैशिंग फाइंड की थी कि हमारे पास जो क्रैशिंग आ रही है वो क्या आ रही है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमने लिया था ECD और 145.15 और ये हमारे पास 0 आ रहा था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक्टिविटी A है, प्रेसिडेंस इसका नील है, ठीक है, टाइम रिमेनिंग 2 है, कास्ट रिमेनिंग 30 है, एडिशनल आपको जो इसमें कास्टिंग चाहिए टू क्रैशिंग के लिए वो 30 है और टोटल क्रैश टाइम इज अवेलेबल है। यहाँ भी आप देखें कि अगर मैं तो इसमें आपके पास क्रैशिंग ECD 145.15 0 था और यहाँ पे आपके पास A-2 30 और यहाँ पे आपके पास 0 था। तो ABF 10 है, ACF 11 है और ADF आपके पास 10 है। तो ये हमारे पास एक क्रैशिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह है, ये वो है। और अब अगर हम इसको लास्ट में देखें तो ये हमारे पास जो एक्टिविटी डायग्राम बनती है कि ये ST है 0 ठीक है, उसके बाद A B C D E F और N, तो ये 2 5 5 4 1 3। तो हम इस तरीके से अपनी क्रैशिंग को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो क्रैशिंग का टॉपिक है ये वैसे बेसिकली आज आप ध्यान में रखेंगे, हमने जो इस कोर्स के अंदर यहाँ तक इस लेक्चर में देखा है वो हमने स्केड्यूल तक देखा है। नेक्स्ट टाइम हम क्रैशिंग को, अभी आपको एक रफ आइडिया दिया है कि व्हाट इज क्रैशिंग, पाथ फाइंडिंग किस तरह होती है, हम क्रैशिंग को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लास्ट लेक्चर है उसमें हम अपनी जो क्रैशिंग और जो बाकी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल की जो बाकी टेक्निक्स रह गई हैं वो इन डिटेल देखेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये कोर्स भी इंशाल्लाह ताला जो इसके जो कंटेंट्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम बाकी टॉपिक्स अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।